गुड मॉर्निंग दोस्तों। काफ़ी टाइम से द हिंदू इस न्यूज़ को कवर किया जा रहा है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते थे अपनी इंडियन पॉलिटी के लिए। तो अपन देखते हैं इस न्यूज़ में बेसिकली चीज़ें क्या कवर की गई है। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ऑन वुमेन्स चैलेंज टू ब्लैंकेट इम्यूनिटी ऑफ बंगाल गवर्नर अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स। इस केस का आपको थोड़ा मैं बैकग्राउंड और ऑडियो दे देता हूँ कि इसमें चल क्या रहा है। इसमें हुआ क्या कि एक फॉर्मर राजभवन एम्प्लॉई है, उसने ये फाइल किया, केस फाइल किया मोलेस्टेशन का, कंप्लेन अगेंस्ट शिवी बोस जो कि अपने गवर्नर है वेस्ट बंगाल के, उनके अगेंस्ट। और ये उनका इंसिडेंट बताया उन्होंने कि ये अप्रैल में हुआ था इनका इंसिडेंट, 19 अप्रैल को, और उसके बाद फिर होता है 24 अप्रैल को। और इस मामले में अब स्टेट गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल की, वो विक्टिम को पूरा सपोर्ट दे रही है। इसका कारण भी है क्योंकि वहाँ पर अपोजिट गवर्नमेंट है दोनों में, सेंटर में बीजेपी है, वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस है, तो उनमें चलता रहता है, ये टसल चलती रहती है। और इस केस में यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या कोई नई इंटरप्रिटेशन करता है गवर्नर की इम्यूनिटी के लिए। क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज को, जैसे गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, और जैसे पार्लियामेंट में पार्लियामेंट मेंबर्स को। अब इस मैटर में भी अपने वेस्ट बंगाल गवर्नर है सीवी आनंद बोस, उन्होंने भी जो इम्यूनिटी है उसको क्लेम कर दिया है, जिसके कारण कि अब कंप्लेन में प्रोसीडिंग ही नहीं हो सकती, कंप्लेन में इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो सकती। पिटिशनर आल्सो चैलेंज द इम्यूनिटी ग्रांटेड टू स्टेट गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 361 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो इम्यूनिटी है ये शुड नॉट बी एब्सोल्यूट, और इसमें कुछ एक्सटेंट और कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए। पिटिशनर के वकील है सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान, उन्हें आर्गुमेंट किया है कि गवर्नर कैन नॉट क्लेम ब्लैंकेट इम्यूनिटी ऑफ ऑफिस, कंप्लेन शुड एटलीस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड, कि कम से कम कंप्लेन का इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए। ब्लैंकेट इम्यूनिटी दे दी है गवर्नर को कि उसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकती, कुछ प्रोसीडिंग हो ही नहीं सकती। इसके लिए अब क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई ने बेंच को कंस्टिट्यूट कर दिया, एक नई बेंच बना दी उन्होंने, उसके हेड भी खुद है। पिटिशनर आल्सो आर्ग्यू द कोर्ट टू डायरेक्ट द वेस्ट बंगाल पुलिस टू बिगिन द इन्वेस्टिगेशन एंड रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नर, कि कम से कम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट तो करे वेस्ट बंगाल पुलिस एंड गवर्नर के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे। इसमें आपको मैं ये बता दूं कि गवर्नर और प्रेसिडेंट के अलावा भी प्रिविलेज है, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्रिविलेज है, और पार्लियामेंट के खुद के प्रिविलेज है, और डिप्लोमेट है उनके भी कुछ इम्यूनिटी है, प्रिविलेज है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के प्रिविलेज अपन को आर्टिकल 105 में मिल जाते हैं। पिटिशनर आल्सो रिक्वेस्ट द अपेक्स कोर्ट टू फ्रेम ए गाइडलाइन स्पेसिफाई द एग्जैक्ट कंटूर ऑफ द इम्यूनिटी अवेलेबल टू कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज अगेंस्ट द लीगल प्रोसीडिंग्स। इनके लिए गाइडलाइन बनाई जाए जिनमें इनकी जो इम्यूनिटी है उसमें उसका एक्सटेंट और लिमिटेशन बताया जाए। तो ये बातें अभी सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर आर्गुमेंट कर रहे हैं। पिटिशनर के एडवोकेट ने भी सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर दिया कि आप इसके लिए एक गाइडलाइन बनाई जाए, इसके लिए कोई फ्रेमवर्क बनाया जाए, जिससे कि अपन प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सके या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन कर सके जो केस रजिस्टर हुआ है उसमें कम से कम। हम देख लेते हैं आर्टिकल 361 में, जिसमें 4 इम्यूनिटी दी गई है गवर्नर को और प्रेसिडेंट को। और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर इम्यूनिटी फॉर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। फर्स्ट इम्यूनिटी इसमें नॉन आंसरेबल टू कोर्ट। इसमें इसका स्टेटमेंट है कि आर्टिकल 361 क्लोज फर्स्ट स्टेट दैट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर एंड ड्यूटीज इन द ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस। गवर्नर और प्रेसिडेंट अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं, ड्यूटीज को, तो कोर्ट में उनके लिए उनको आंसरेबल नहीं हो, और उनको कोर्ट में क्वेश्चन इस बारे में नहीं किया जा सकता कि आपके डिसीजन गलत था, ये रॉन्ग था। उसका प्रोसीजर अकाउंटेबिलिटी थोड़ी देखी जाती है इस मामले में। अभी जजमेंट आया था पीछे कोई, तो अब अपन आर्टिकल 361 के क्लोज सेकंड को भी देख लेते हैं कि उसमें कौन सी इम्यूनिटी दी गई है गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए। तो इसमें कहा गया है कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स व्हाटसोएवर शैल बी इंस्टीट्यूट और कंटिन्यू अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। मतलब यही इम्यूनिटी है जो कि अपने वेस्ट बंगाल के गवर्नर सीवी बोस यूज कर रहे हैं, कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो ही नहीं सकती जब तक वो गवर्नर के पद पे बने हुए हैं। गवर्नर के पद के रिटायर होने के बाद ये प्रोसीडिंग हो सकती है। और क्लोज थर्ड भी देख लेते हैं अपन आर्टिकल 361 का, उसमें लिखा है नो अरेस्ट, मतलब नो अरेस्ट और इम्प्रिजमेंट प्रोसेस कैन बी इशू अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस। कोई पहले से गवर्नर पे केस या प्रेसिडेंट पे केस जब फाइल किया हुआ है तो उसके रेस्पेक्ट में भी इम्प्रिजमेंट भी नहीं हो सकता और अरेस्ट भी नहीं हो सकते गवर्नर। तो अपन ने अभी तक 3 इम्यूनिटी आर्टिकल 361 की देख ली है। मैं आपको फिर से रिटेन करवा देता हूँ कि अपने पहले देखा कि पहले क्लोज में था कि गवर्नर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट, और क्लोज सेकंड में था कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन टर्म ऑफ ऑफिस, और क्लोज थर्ड में है अपन को नो अरेस्ट, कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता गवर्नर को जिसके टर्म ऑफ ऑफिस के ड्यूरिंग। फोर्थ इम्यूनिटी चेक कर लेते हैं अपन, प्रोटेक्शन फ्रॉम सिविल प्रोसीडिंग। फोर्थ इम्यूनिटी में उतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट इम्यूनिटी नहीं है, ये थोड़ा इसमें रिलैक्सेशन है, तो अपन चेक कर लेते हैं सिविल प्रोसीडिंग में क्या है। नो क्लोज फोर्थ में बेसिकली यही डिस्क्राइब किया गया है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कोई भी सिविल लॉ सूट फाइल करना है तो उसको पहले 2 मंथ पहले उसको नोटिस देना होगा, और द नोटिस मस्ट इंक्लूड द नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग, द कॉज ऑफ एक्शन, द पार्टी विच फाइल द लॉ सूट। ये चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, नेचर ऑफ प्रोसीडिंग और कॉज ऑफ एक्शन और लॉ सूट फाइलिंग बाय द पिटिशनर, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। अब अपन जो पीछे के केसेज हैं जिनसे इंटरप्रिटेशन कई बार इवॉल्व हुई है तो वो अपन चेक कर लेते हैं आर्टिकल 361 के रिलेटेड। तो पहला केस है DS भारत एंड हरिविनायक फटास्कर केस 1961 का। बेसिकली इसमें ये बताया गया कि गवर्नमेंट ऑफिशियल और पर्सनल कंडक्ट में आप पर्सनल कंडक्ट में प्रोसीडिंग कर सकते हैं, लेकिन प्रायर नोटिस देना होगा 2 मंथ का। इसके बाद दूसरा केस आ जाता है अपना रामेश्वर प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006 का। इसमें बोलता है सुप्रीम कोर्ट की
इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट था कि कंप्लीट इम्यूनिटी है, लेकिन जुडिशियल स्क्रूटनी को भी अलाउ किया गया है फॉर मेलाफाइड एक्शन के लिए। इसमें मतलब जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि जुडिशियल रिव्यू कर ले कोर्ट, अगर कोई एक्शन ऐसा लगता है कोर्ट को। दिस केस एस्टेब्लिश दैट द व्हाइल ऑफिशियल एक्शन आर प्रोटेक्टेड देयर मैकेनिज्म ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इसमें क्लियरली बोले कि कंप्लीट इम्यूनिटी है, लेकिन जुडिशियल स्क्रूटनी हो सकती है फॉर मेलाफाइड एक्शन के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन था इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये बोल दिया था कि जुडिशियल रिव्यू तो हो ही सकता है। अब अपन थर्ड केस देख लेते हैं, जो कि है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का 2015 का, जो व्यापम केस से रिलेटेड है, जिसमें कोर्ट की इंटरप्रिटेशन क्या थी वो अपन 600 लेते हैं। तो इस केस में भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बोला कि अब्सोल्यूट प्रोटेक्शन है गवर्नर को, जिसके बाद उस गवर्नर का नाम हटा दिया था मध्य प्रदेश। थर्ड केस अपन डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस कल्याण सिंह केस 2017 का, जब कल्याण सिंह राजस्थान के गवर्नर थे। बेसिकली ये केस रिलेटेड है बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन प्रोसेस से। चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के तब के टाइम का ये केस है, जिसको 2027 में जिसमें प्रोसीडिंग जारी थी गवर्नमेंट यूपी की। उस केस में भी कोर्ट ने यही बोला कि ऑफिस ऑफ टर्म के दौरान कोई भी एक्ट है उसके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। लास्ट केस है, फोर्थ केस है, ये तेलंगाना हाई कोर्ट का जजमेंट है इसमें। इसमें तेलंगाना हाई कोर्ट ने क्लियरली डिस्क्राइब कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा भी कोई भी प्रोविजन नहीं है जिससे कि हम इसको जुडिशियल रिव्यू में इंक्लूड न करें कि गवर्नर्स की इम्यूनिटी है, उसको जुडिशियल रिव्यू कोर्ट कर सकता है। ये लास्ट जजमेंट था। अब देखते हैं इस केस में सुप्रीम कोर्ट की क्या इंटरप्रिटेशन आती है, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी अपने लिए। तो ये था, ये आर्टिकल था, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था पॉलिटी के हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट अभी इंटरवेंशन कर रहा है इस केस में, इम्यूनिटी जो गवर्नर को और प्रेसिडेंट को प्रोवाइड की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अपन, अच्छा कोई आर्टिकल आता है तो उसमें अपन बात करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।